हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो बच्चों आज पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर नंबर 5, जिसमें आज पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ एसी सर्किट। एसी सर्किट के कितने टाइप्स हैं, ठीक है। तो पेन और कॉपी निकाल लीजिए और तैयार हो जाइए और टाइप्स ऑफ एसी सर्किट पढ़ेंगे। और टाइप्स ऑफ एसी सर्किट में जो फर्स्ट है प्योर रेजिस्टिव सर्किट, जिसमें वनली एक रेजिस्टेंस जुड़ा होता है एसी सोर्स के साथ। तो हेडिंग लगाएं बच्चों, टाइप्स ऑफ एसी सर्किट। एसी सर्किट के टाइप्स मैंने पहले ही जिक्र किया था। एसी सोर्स के साथ जब कोई इंडक्टर आ जाए, कोई प्योर रजिस्टर आ जाए, कोई कैपेसिटर लगा दिया जाए या इनका कॉम्बिनेशन सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए, तो डिफरेंट टाइप्स के एसी सर्किट मिलते हैं। और इस सर्किट में हम करंट लीड करता है कि वोल्टेज लीड करता है, क्या दोनों सेम फेज में होते हैं, ये सब हम लोग चेक करते हैं। तो आज के इस टॉपिक में टाइप्स ऑफ एसी सर्किट पढ़ेंगे और इसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे हम कि किसमें करंट लीड करता है या नहीं। इस मतलब जो ये फर्स्ट पार्ट है प्योर रेजिस्टिव सर्किट, आर सर्किट, इसमें करंट लीड करता है कि वोल्टेज या कोई लीड नहीं करता, ये हम डिस्कस करेंगे। तो पहले सर्किट का नाम है प्योर आर सर्किट, तो हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं बच्चों आर सर्किट। पहले सर्किट का नाम नोट कर लीजिए। सेकेंड नंबर है एल सर्किट। थर्ड नंबर है बच्चों सी सर्किट। फोर्थ नंबर है आपका एल आर सर्किट, ठीक है। 5 नंबर आपका है सी आर सर्किट। 6 नंबर आपका है एल सी आर सर्किट। और एक सर्किट और होती है बच्चों एसी सोर्स के साथ, लेकिन ये हम लोग अलग से इसका ऑसिलेशन चेक करते हैं बट एसी सोर्स के साथ हम अगर इसको चेक करेंगे तो एक सर्किट और बन जाती है एलसी सर्किट। इसका ऑसिलेशन अलग से चेक करेंगे, जिसका नाम है एलसी ऑसिलेशन। तो ये 7 टाइप्स के एसी सर्किट बनते हैं और इन्हीं का डिस्कस हम इंडिविजुअली करेंगे, ठीक है। तो पहला काम करेंगे, आप लोग इसको नोट करेंगे। तो वीडियो को स्टॉप करके नोट करिए। ओके, नोट कर लिया आप सभी ने, फाइन। तो फर्स्ट हेडिंग इसमें क्या रहेगा आपका, आर सर्किट। आर सर्किट में हमें चेक करना है कि करंट लीड करता है कि वोल्टेज, कौन किससे लीड करता है, ठीक है। आर सर्किट तो क्या करेंगे बच्चों, एक हम प्योर रजिस्टर लेंगे, प्योर रजिस्टर जिसका अपना कुछ रजिस्टेंस है बच्चों, और इसे हमने कनेक्ट कर दिया एक एसी सोर्स के साथ। ये आपका एसी सोर्स है, ठीक है। रेजिस्टेंस आपका आर है। तो ये आपका बन गया प्योर रेजिस्टिव सर्किट, मतलब आर सर्किट। अब एसी सोर्स है तो इसका अपना एक वोल्टेज होगा, कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा। तो सपोज दैट कि मैं मान लेता हूं इसका वोल्टेज का जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, मतलब किसी भी इंस्टेंट पर, एट एनी इंस्टेंट पर जो वोल्टेज का वैल्यू है वो आपको गिवन है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। यही होती है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, आप सब जानते हो। और ये एट एनी इंस्टेंट टी की बात कर रहा है। मैं लिख देता हूं यहां पे एट एनी इंस्टेंट टी। टी इंस्टेंट पर वोल्टेज ये है आपका। तो इस टी इंस्टेंट पर, इसी टी इंस्टेंट पर मतलब टाइम टी पर करंट की इक्वेशन क्या होगी, और इसी इंस्टेंट पर आपको पता लगाना है बच्चों कि वोल्टेज लीड है कि करंट लीड है, ये हमको पता लगाना है। तो पता कैसे लगाएंगे, ये तभी आप पता लगा पाओगे, तभी पॉसिबल होगा जब आप करंट की इक्वेशन, आई की इक्वेशन इसी इंस्टेंट पर कैलकुलेट कर लेंगे। तो सपोज दैट हम मान लेते हैं कि
इस इंस्टेंट पर करंट का जो डायरेक्शन है वो कैसे है, ऐसे है, मतलब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है इस इंस्टेंट पर। आप जानते हैं अल्टरनेटिंग करंट का मतलब होता है अल्टरनेट, इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज होता है टाइम के साथ। मतलब कभी प्लस ये बनेगा तो माइनस ये रहेगा, और कभी प्लस ये बनेगा तो माइनस ये रहेगा। तो अल्टरनेटिव क्या होगा, ये करंट का डायरेक्शन भी चेंज होता रहता है। तो किसी भी इंस्टेंट पर मैंने मान लिया टी टाइम, मतलब 2 सेकेंड पर, 3 सेकेंड पर, एग्जाम्पल के तौर पे आप ये मान सकते हैं कि इसका जो डायरेक्शन है करंट का ऐसे है। आप ऐसे भी मान सकते हो, नो प्रॉब्लम, कैसे भी आप मान लो। आप किसी भी इंस्टेंट पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मान लीजिए। तो मान लिया कि हमने ये एक डायरेक्शन है करंट का, और यहां पर जो करंट की वैल्यू है वो कितनी है, आई है। तो इसी आई की वैल्यू, आई जो इंस्टेंटेनियस हमने लेट किया है, इसी आई की वैल्यू कैलकुलेट करना है इस प्योर रेजिस्टिव सर्किट में। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब करंट फ्लो होगा तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। मतलब करंट हमेशा फ्लो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, तो करंट एक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट होगा, वो हम क्या मान लेंगे यहाँ पे, वी आर। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, इसे हम लोग वोल्टेज भी कहते हैं। तो एक वोल्टेज ये है और इसका अपना भी एक वोल्टेज है। इस इंस्टेंट पे, टी इंस्टेंट पे कितना वोल्टेज है, वी नॉट साइन ओमेगा टी। हमें आई की इक्वेशन चाहिए, तो क्या करेंगे, ये क्लोज सर्किट है। कैसा सर्किट है, क्लोज सर्किट। जब भी क्लोज सर्किट दे और एक से ज़्यादा वोल्टेज दिखाई पड़ रहे हो, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करना है तो कोई सिंगल पाथ चूज करना पड़ेगा। मैंने आप लोग को बताया भी है और आप भी पढ़े होंगे अपने टीचर से। तो इसमें एक सिंगल पाथ जो है हम चूज करेंगे, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने एक क्लॉकवाइज मान लो इसका सिंगल पाथ चूज कर लिया है, और यहाँ हम अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। और ये कहता है बच्चों समेशन ऑफ डेल्टा V इज इक्वल टू 0। मतलब इस क्लोज्ड सर्किट में, इस क्लोज्ड सर्किट में टोटल जो भी वोल्टेज है सबका सम, अलजेब्रिक सम 0 होता है। मतलब अलजेब्रिक का मतलब ये हुआ साइन के साथ ऐड कर देना। तो जैसे यहाँ का जो वोल्टेज है VR है, यहाँ का है V, तो इसका साइन क्या होगा और इसका साइन क्या होगा, दोनों का साइन सहित क्या करेंगे, हम ऐड करके 0 कर देंगे। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग साइन कन्वेंशन रूल, आपको पता है पोटेंशियल ड्रॉप करता है तो नेगेटिव साइन लेंगे, तो -VR। आप लोग किरचॉफ वोल्टेज लॉ पढ़े हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम इसका साइन जो है -VR होगा इस इंस्टेंट पर, और ये नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा तो +V हो जाएगा इज इक्वल टू 0। VR यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस है, और इसकी वैल्यू हम लोग बच्चों कैलकुलेट करेंगे ओम्स लॉ से, V इक्वल टू IR। तो यहाँ पे रखेंगे करंट इनटू रेजिस्टेंस IR प्लस इस V की वैल्यू है V नॉट साइन ओमेगा t इज इक्वल टू 0। इस IR को ट्रांसफर करेंगे तो साइन ओमेगा V नॉट साइन ओमेगा t इज इक्वल टू IR। I की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे V नॉट बाई रेजिस्टेंस साइन ओमेगा t। अब आपको देख कर लग रहा है कि ये V नॉट बाई रेजिस्टेंस मतलब पीक वैल्यू किसका, वोल्टेज का अपॉन रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस करंट होता है, तो यहाँ पीक वैल्यू है और अपॉन रेजिस्टेंस है, तो ये पीक करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट इज यू कैन से I इक्वल टू पीक वैल्यू ऑफ करंट I नॉट साइन ओमेगा t। तो इस इंस्टेंट पर, t इंस्टेंट पर जो करंट की इक्वेशन आई, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t, इक्वेशन नंबर 2। ये हमने करंट की इक्वेशन कैलकुलेट कर ली है, किसके हेल्प से, वोल्टेज की इक्वेशन गिवन था, ये गिवन है आपका, तो हमने I कैलकुलेट कर लिया है।
क्लियर है? एनी डाउट? ओके। अगर आपको ये इक्वेशन दिया है, मान लो करंट की इक्वेशन दी गई है, करंट की इक्वेशन और वोल्टेज का इक्वेशन पूछ ले, तो क्या कैलकुलेट कर सकते हो आप? यस, डेफिनेटली आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो सेम प्रोसेस से, ठीक है ना? करंट आपको गिवन रहेगा, वोल्टेज निकालना है, केवीएल अप्लाई करके आप वोल्टेज के लिए आप इक्वेशन डिराइव कर सकते हो, तो उसका भी इक्वेशन यही आएगा। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि वोल्टेज का और करंट का इक्वेशन देखने में सेम लग रहा है। सेम का मतलब ये हो बच्चों कि जो साइन का आर्गुमेंट है ओमेगा टी और यहाँ पे साइन का आर्गुमेंट ओमेगा टी सेम है। इसका आर्गुमेंट ओमेगा टी, इसका भी आर्गुमेंट ओमेगा टी, जो इसका एंगल है वो सेम है। एंगल मतलब फेज, तो फेज में क्या है यहाँ पे? फेज सेम है। फेज सब सेम होगा तो कहेंगे कोई लीड नहीं कर रहा है ना कोई लैग्स बिहाइंड है, मतलब नो फेज में डिफरेंस, देयर इज नो फेज डिफरेंस। तो आप कह सकते हो देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I और B के बीच कोई फेज में डिफरेंस नहीं है। मतलब फाई जो हम लोग वहां पे यूज करते थे, फाई यहां पे क्या होगा? 0 डिग्री। फेज डिफरेंस नहीं है, 0 है, तो फाई की वैल्यू 0 डिग्री, ठीक है? तो यहां से कंक्लूजन मिल गया। अब यही सब जब कंक्लूजन मिल जाता है तो हम लोग फेजर डायग्राम यूज करते हैं। इसका फेजर डायग्राम कैसा होगा और ग्राफ कैसा होगा, तो माइंड में ये दो क्वेश्चन आते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसका फेजर डायग्राम कैसा होगा। तो सेम फेज डिफरेंस है, मतलब सेम फेज में है, नो फेज डिफरेंस। तो क्या करेंगे आप? दो एक्सिस लेंगे, ये टाइम एक्सिस, करंट और वोल्टेज की एक्सिस, ओरिजिन है ये O। हमने कहा है आपसे कि वोल्टेज को और करंट को हम लोग एक फेजर से डिनोट करते हैं, और फेजर क्या होता है? एक रोटेटिंग वेक्टर होता है। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा है। तो क्या करेंगे हम? ये एक एरो खींच दिया वोल्टेज के लिए। ये जो एरो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? V को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसकी पीक वैल्यू V0 है, तो हम इसको V को दिखाएंगे, ठीक है? और V से छोटा होता है मैग्नीट्यूड किसका? करंट का, तो उसे छोटे एरो से दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? छोटा सा एरो बना देंगे। ये यहाँ से यहाँ तक, O से यहाँ तक I का है फेज़र, और यहाँ O से लेकर यहाँ तक वोल्टेज का फेज़र है। दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब फेज में कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब ये लोग अगर यहाँ टाइम एक्सिस से घूमे हैं कुछ एंगल, तो दोनों के लिए एंगल सेम है। वो एंगल कितना हम लोग लेते हैं? ओमेगा टी, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा टी सेम है। तो जब सेम है तो कोई भी एक्स्ट्रा एंगल कवर नहीं किया है, कोई भी वोल्टेज मतलब या करंट एक्स्ट्रा एंगल कवर नहीं किया है। यू कैन से देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो इसका फेजर डायग्राम आप ऐसा बना सकते हो, ऐसा नहीं बनाना चाहते हो और ऐसे बना सकते हो। एक आप ऐसे वोल्टेज दिखा दिया, यहाँ से ओरिजिन दिखा दीजिए और यहाँ पे आप I दिखा दीजिए। आप ऐसे भी दिखा सकते हो। O से ये क्या है? वोल्टेज। यहाँ से ये जो लंबा एरो है, लॉन्ग एरो, वो वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये छोटा एरो करंट को। दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो कहेंगे देयर इज नो फेज डिफरेंस। और दिखाना चाहते हैं, ये वोल्टेज दिखा दीजिए ऐसे, करंट ऐसे दिखा दीजिए। यहाँ भी देयर इज नो फेज डिफरेंस। आप किसी भी एक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं फेजर के फॉर्म में। फेजर क्या है? फेजर इज एन रोटेटिंग वेक्टर, और रोटेटिंग वेक्टर जो एंटी क्लॉकवाइज क्या करता है? इससे रोटेट करता है, और ये साइनसोइडल वेरिंग क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है, जो कि हम लोग ऐसे ग्राफ से समझते हैं। वही ग्राफ का पोर्शन हम लोग फेजर से यूज़ करते हैं। अब ग्राफ कैसा होगा इसको भी देख लिया जाए, है ना? तो याद रखिएगा, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का जो वैल्यू होगा वो अल्टरनेटिंग करंट से क्या होता है? मैग्नीट्यूड में
बड़ा होता है, वोल्टेज बड़ा होता है मैग्नीट्यूड में और करंट की मैग्नीट्यूड कम होता है, इसलिए छोटा एरो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है पीक को रिप्रेजेंट करता है, एरो का जो लेंथ है वो पीक रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, पढ़े हैं आप सब। आइए इसका ग्राफ समझ लेते हैं। तो ग्राफ के लिए क्या करेंगे, दो एक्सिस लेंगे और दोनों ही एक्सिस पर हम क्या करेंगे, दोनों एक्सिस पर अलग अलग वैल्यू लेंगे। एक एक्सिस पर लेंगे हम करंट या वोल्टेज और दूसरी एक्सिस पर हम लेंगे टाइम। तो ये है टाइम एक्सिस, इधर आपका है आई या वी, जो आप समझें, ये है ओरिजिन। अगर हम वोल्टेज के लिए ग्राफ ऐसा खींचते हैं, साइनसॉइडल कर्व ऐसे, ये वोल्टेज का है, तो दोनों में कोई फेज में डिफरेंस नहीं है, तो सेम टाइम पर दोनों ही क्या होंगे, अपने आप में मैक्सिमम होंगे। सेम टाइम पर दोनों अपने आप में क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे। मतलब जिस टाइम वोल्टेज मैक्सिमम हुआ वी नॉट, उसी टाइम पर करंट भी देखो मैक्सिमम हो गया, कितना आई नॉट। ये जब घट के ज़ीरो हुआ तो ये भी घट के देखो ज़ीरो हो गया। सेम टाइम इसका पीक क्या है, आई नॉट है। तो ये देखो पीक ज़्यादा है, ये ज़्यादा है और ये कम है। मैंने आपसे बताया है फेजर डायग्राम के थ्रू, बड़ी एरो वोल्टेज को, तो यहाँ बड़ा सा वैल्यू वोल्टेज का है पीक, छोटा वैल्यू करंट का पीक। ठीक है, लेकिन टाइम सेम है, ये भी मैक्सिमम हो रहा है, ये भी मैक्सिमम हो रहा है सेम टाइम के लिए, है ना। यहाँ भी सेम टाइम में दोनों ज़ीरो हो रहे हैं एक साथ। तो आगे भी ग्राफ जाएगा ऐसे, सेम टाइम के लिए दोनों क्या हो रहे हैं, ज़ीरो हो रहे हैं। यहाँ भी मैक्सिमम वी नॉट, यहाँ भी करंट पीक हो रहा है आई नॉट, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो साथ साथ मैक्सिमम हो गए और साथ साथ मिनिमम हो गए, फिर साथ साथ मैक्सिमम और साथ साथ मिनिमम। तो कहेंगे देयर इज़ नो फेज डिफरेंस बिटवीन वी एंड आई। लेकिन जब भी रिप्रेजेंट करेंगे तो वोल्टेज का जो भी रिप्रेजेंटेशन होगा वो आई के कंपेयर में थोड़ा सा वैल्यू ज़्यादा रखेंगे, उसकी लेंथ या साइज़ जो है बड़ा रखेंगे। जैसे यहाँ पे वी नॉट से लेकर इस एक्सिस जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ज़्यादा है इस डिस्टेंस के कंपेयर में, तो यहाँ पे हमने करेक्ट रिप्रेजेंटेशन किया है। तो कह सकते हैं कि वोल्टेज और करंट में कोई लीड नहीं है, सेम फेज में है, लेकिन इनका जो मैग्नीट्यूड होता है वोल्टेज का ज़्यादा करंट का कम, इसलिए हम ग्राफ थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं। क्लियर, एनी डाउट? ओके, अब ज़रा समझते हैं जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू आया है ये और ये आपस में डिवाइड कर दें। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई सेकेंड, डिवाइड करेंगे v अपॉन आई इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन, इस आई नॉट प्लेस पे यही रहने देते हैं, वी नॉट बाई आर, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं लिखने के बाद, साइन ओमेगा टी, इरेज कर दे इसको। ओके, तो फर्स्ट में सेकंड का हमने डिवाइड किया, आई नॉट के प्लेस पे वी नॉट बाई आर ही रखेंगे और तब हम डिवाइड करेंगे। ये एट एनी इंस्टेंट की कहानी है बच्चों, एट एनी इंस्टेंट टी की कहानी। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, डिवाइड करेंगे वी नॉट से वी नॉट कैंसिल, साइन ओमेगा टी कैंसिल, आर का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा। तो v अपॉन आई इज इक्वल टू आर, और आर क्या है, एक कांस्टेंट है, और दिस इज द ओम्स लॉ। यही क्या है, ओम्स लॉ है, दिस इज ओम्स लॉ। दैट मीन्स कि ओम्स लॉ प्योर रजिस्टर या प्योर रजिस्टिव सर्किट के लिए वैलिड है। मतलब जब ओनली प्योर रजिस्टिव सर्किट होता है तो ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है, फॉलो ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को फॉलो करता है या ओम्स लॉ इसके लिए वैलिड है। ये कंक्लूजन है बच्चों। तो v अपॉन आई इक्वल टू आर, आर क्या है, एक रेजिस्टेंस है, कांस्टेंट है,
और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओम्स लॉ। आप लोग पढ़े हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो ओम्स लॉ इसके लिए वैलिड है या फॉलो करता है। तो प्योर रेजिस्टिव के लिए आप क्या करेंगे, V और I सेम डायरेक्शन में दिखाएंगे। क्लियर है, सेम इक्वेशन होगी, मतलब फेज में डिफरेंस नहीं होता, फाई इक्वल टू 0 डिग्री। इसमें हम लोग पावर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट पावर का टॉपिक बच्चों अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सेकेंड पार्ट L, जिसमें प्योर इंडक्टिव या प्योर इंडक्टर अटैच होता है या कनेक्ट किया जाता है AC सोर्स के साथ में, तो प्योर L सर्किट पढ़ेंगे हम और उसके कॉन्सेप्ट को चेक करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। बच्चों आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, ये समझ में आया होगा, तो एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि अगर आप लोग लाइक करते हो तो मेरा हौसला और बढ़ेगा और वीडियो बनाने का मन करता है कि और बच्चों को अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें हम, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।